Hello and welcome to History Classes. This is Kseba, Class 10 Political Science textbook, and we are doing the second part of chapter number 2, International Organizations, UNO and others. The UNO and the world peace. The UNO, which is turning about 79 years by now, was established in 1945 after the World War II. The very objective of the UNO was to remove the fear of war and subsequent devastations from the mind of the world people forever and to build a peaceful world. तो यूएनओ का जो एस्टेब्लिशमेंट है उसका बैकग्राउंड है टू वर्ल्ड वॉर्स, स्पेशली द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, बिकॉज उसमें इतना बड़ा डिस्ट्रक्शन हुआ था टू ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी, जिसमें सिविलियंस लोग भी इनफैक्ट मारे गए थे और यूजर्स ऑफ न्यूक्लियर वेपन भी देखा गया था। तो इसलिए यूएनओ को एकदम स्ट्रॉन्ग एक बॉडी चाहिए थी, इंटरनेशनल बॉडी। इसकी वजह से यूएनओ बनाया गया, जिसकी वजह से लोगों के माइंड में जो फियर है वॉर का, वापस झगड़ा होने का, वापस वर्ल्ड वॉर 3 होने का, वो हट जाए और एक पीसफुल तरीके से जो भी कंट्रीज के बीच में डिस्प्यूट्स है उसको सुलझाया जाए। तो इसकी कोशिश यूएनओ स्टार्ट किया और इसकी यही कोशिश अभी भी जारी है। ओके, कि वर्ल्ड में फिर से एक बड़ा सा वॉर नहीं देखने को मिले। तो यही यूएनओ करता है, और वो कैसे करता है अभी हम जानते हैं। The role that the UNO has been playing during this long period to create a peaceful environment in this problematic world through discussion and mutual understanding is in fact encouraging, inspiring and also positive. So, जैसे कि एक घर में फैमिली मेंबर्स रहते हैं, उनके बीच में कुछ डिस्प्यूट्स चलता है। वैसे कभी-कभी नेबर्स के बीच में डिस्प्यूट चलता है। वैसे अगर इंडिया के अंदर देखें तो स्टेट्स के बीच में भी कभी-कभी डिस्प्यूट्स होता है रिगार्डिंग सपोज रिवर वाटर, ओके, लैंड ऑल्सो, ओके। समटाइम्स आप देखेंगे असम और मेघालय के बीच में थोड़ा बहुत डिस्प्यूट चलता है लैंड के लिए। असम में भी बहुत सारे लोगों का, डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज का डिस्प्यूट्स चलता है। तो थ्रू डिस्कशंस ये सब सुलझाने की कोशिश की जाती है। तो वैसे ही अगर इंटरनेशनल एरिया में देखें तो सम कंट्रीज के बीच में डिस्प्यूट्स होता रहता है। ओके, इट कैन बी ड्यू टू टेररिज्म, इट कैन बी ड्यू टू लैंड डिस्प्यूट्स और रिवर डिस्प्यूट्स, हिस्ट्री, हिस्टोरिकल स्ट्रगल्स, कुछ भी तरीके से। ओके, तो वर्ल्ड वॉर 2 जब हुआ था या फिर वर्ल्ड वॉर्स जो हुए हैं, वो इस डिस्प्यूट्स या फिर क्लेम टू सुपेरियोरिटी के रेस की वजह से ही हुआ था। ओके, यूरोपियन कंट्रीज में। तो वैसे ही अभी भी चल रहा है, जैसे कि चाइना अपने आप को सुपर पावर बनाना चाहता है। यूएस से भी पीछे नहीं हटता कि वो अपना जो पोजीशन है वो हटना नहीं चाहता वहां से। फिर रशिया भी एक यूक्रेन के ऊपर वॉर करे जा रहे हैं कब से। तो दीज आर द थिंग्स, दीज आर द वेरी वॉलेटाइल सिचुएशन इन द इंटरनेशनल एरिना। तो लोगों को डर है क्योंकि आजकल सब कंट्रीज के पास न्यूक्लियर वेपन हो गए हैं, और न्यूक्लियर वेपन में तो अगर सब कंट्रीज यूज करेंगे तो ये पृथ्वी ही नहीं बचेगी। सो ये डर बना रहता है हमेशा। तो इस डर को शांत करने के लिए यूएनओ है, जिसमें ये एक भरोसा जताया गया है यूएनओ के साथ कि वो कंट्रीज के बीच में जो भी मसला है, जो भी डिस्प्यूट है, वो सुलझाएगा। तो बहुत सारे उनके मीटिंग्स होते रहते हैं, रिजोल्यूशंस पास होते हैं, कंट्रीज आती है साथ में डिस्कशन करती है कि क्या कैसे करना चाहिए। ओके, सो दिस इज हाउ यूएनओ इज ensuring the peace even in this times. Okay. However, in many cases, the strong stand taken by the US and frequent US interventions through military activities without the UN recommendation and approval has certainly created some tremor in the efficacy of the UNO. बट ऐसा नहीं है कि यूएनओ का जो सिस्टम है बहुत ही फुल प्रूफ है और सब कंट्रीज ही उसकी बात मानती है। ऐसा भी देखा गया है कि समटाइम्स यूएस एंड अदर कंट्रीज वो लोग अपने मुताबिक कभी कभी स्टेप्स ले लेते हैं इवन द मिलिट्री इंटरवेंशन। सपोज यूएसए ने 1970s 1990s में बहुत बार ऐसा किया था अरब कंट्रीज के साथ में, जब अपना अ, आप लोग सर्च करना गद्दाफी वगैरह के बारे में, असार, ओके, अब्दुल नसीर, इजिप्ट के जो रूलर थे, उनके खिलाफ काफी यूएसए ने अपने खिलाफ अपने तरीके से डील किया था विदाउट यूएनओ का सैंक्शन ले भी था। सो ये समटाइम्स एक डाउट क्रिएट करते हैं कि क्या यूएनओ सच में काबिल है कि नहीं। बट नेवरदलेस कंट्रीज, लोगों ने, जैसे कि इंडिया ने भरोसा जताया है। इंडिया ने कभी भी यूएनओ के खिलाफ नहीं, आई मीन यूएनओ से परे जाकर कोई भी स्टेप नहीं लिया है। इंडिया हमेशा कुछ भी अगर डिस्प्यूट होता है, सपोज पाकिस्तान के साथ भी डिस्प्यूट होता है, और या फिर अगर कुछ उनको एक्सटेंड करना होता है, कुछ कुछ भी डिस्कशन करना होता है, तो वो यूएनओ का रूट ही अपनाता है। इंडिया का अगर एग्जांपल दे, सो देयर आर कंट्रीज हु कीप
rare respect for UNO, but there are some countries who might become arrogant and they might not listen to UNO. However, but still, उनको भी चाहिए कि world peace maintain हो, so therefore they do engage in discussing with UN. Nevertheless, the UNO has been proved successful in diffusing many warlike situations on several occasions during the UNO's long run. तो ऐसा नहीं है कि यूएनओ कुछ काम का ही नहीं रहा, बहुत सारा वॉर होते होते बचा है ड्यू टू यूएनओ's इंटरवेंशन. ओके, the bold steps taken by the UNO to remove the warlike situations among the nations through disarmament is certainly significant and praiseworthy. So एक तरीका जो यूएनओ ने लिया कि warlike सिचुएशन ना हो, war तक ना पहुंचे कंट्रीज, वो था डिसआर्मामेंट के थ्रू. ओके, याद रखना. तो आर्मामेंट क्या होता है? Acquiring of arms and ammunitions, okay, weapons by the countries. Disarmament क्या है? अपना कुछ arms वो लोग छोड़ देंगे countries, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम एक कंट्री अगर बंदूक रखी हुई है तो दूसरी कंट्री भी बंदूक रखेगी, क्योंकि उस कंट्री को फियर रहेगा कि कभी ये मेरे ऊपर बंदूक चला दे. तो ये एक डेटरेंट टाइप का यूज होता है कि अगर तुम्हारे पास बंदूक है तो मैं भी रखूंगा, ताकि तुम ये ना सोचो कि मैं कमजोर हूँ. तो इस चक्कर में बहुत सारी कंट्रीज, ऑलमोस्ट सब कंट्रीज ने आर्मामेंट्स ले लिए थे. तो यूएनओ ने ये साइकोलॉजी समझा, उन्होंने कहा कि तो धीरे धीरे हम आर्मामेंट्स को कम करेंगे. अगर जैसे कि एक पैक्ट टाइप का बनाया कि अगर ये कंट्री सपोज पाकिस्तान इस आर्मामेंट को कम करेगी तो इंडिया भी कम करेगी. ओके, अंडरस्टूड. So in January 1952, the UNO had established a disarmament commission. The UNO has accorded many treaties to bring about peace in the world. Okay, so treaties के through disarmament किया गया है. Among those important treaties are the Partial Nuclear Test Ban Treaty, the Outer Space Treaty, the Nuclear Non-Proliferation Treaty, the Seabed Control Treaty, SALT I, SALT II, Nuclear Arms Control Treaty, and START I and START II, and Comprehensive Test Ban Treaty. CTBT was supported by as many as 158 nations. These are certainly a great intervention for the peace-loving people of the world. So these are the kind of disarmament policy or intervention to ensure कि countries treaties sign करे और अपना अपना जो भी arms है उसको मतलब wisely use करे या फिर reduce कर दे, ताकि दूसरे countries के मन में डर खत्म हो जाए. Okay? In the long run, the preventive diplomacy इस चीज को okay, so in the long run, the preventive diplomacy adopted by the UNO in June 2007 has certainly helped to take initiative in settling disputes through discussion. तो पहले क्या होता था, dispute होते समय countries एक दूसरे के ऊपर बंदूक चला देती थी या फिर बॉम्ब फेंक देती थी. ज्यादातर ऐसे होता था पहले के टाइम में, वर्ल्ड वार ऐसे ही तो स्टार्ट हुआ. लेकिन अभी क्या होता है, डिस्कशन करेंगे. तो इसको बोला गया है प्रिवेंटिव डिप्लोमेसी बाय द यूएनओ. ठीक है, discussion के through they will sit across one another, they will be moderated by some other countries or a UNO itself, and then they will have discussion कि हमारी क्या ज़रूरतें हैं और क्यों conflict arise हो रहा है, तो एक conclusion पे reach करने की कोशिश की जाएगी. बस ये ensure किया जाएगा कि solution मिल जाए through discussion only और war का सहारा ना लेना पड़े. On the whole, it is the sole duty and responsibility of the member states of the UNO to make the UNO strong. Of course, members के बिना, countries के बिना UNO क्या है? Because it is the organization of nations coming together. So nations को अपनी duty और responsibility समझनी पड़ेगी peace maintain करने के लिए दुनिया में. With the goodwill, cooperation and loyalty of the members, the UNO may be able to bring about world peace. The UNO and the Human Rights Commission. The Human Rights Commission of the UNO was set up on 16 February 1946. This permanent organization came into being in order to secure the rights of the people of the world. At the inception of this organization, there were 18 members. In 1962, the number of members of the Commission was increased to 21. Again in 1993, this number was increased to 53. The members of the Human Rights Commission are elected for 3 years. Okay, the commission takes its decision on the basis of majority of vote. तो ये था Human Rights Commission की history कैसे आया और इसका और ये function कैसे करता है, कितने members है. Okay, तो यहाँ तक ये portion है, तो ये तो factual है, आप लोग याद कर लीजिएगा. Next है, the Human Rights Commission seeks a report on the violation of human rights from the member states and it takes up such cases for hearing. तो Human Rights Commission क्या करता है?
कोई भी मेंबर स्टेट जो है, सपोज इंडिया यूएनओ का एक मेंबर स्टेट है, तो वो उस कंट्री का, आई मीन इंडिया इंडिया में जो भी ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है उसकी रिपोर्ट्स मांगता है, वो देखता है, एंड इट टेक्स सच केसेस फॉर हियरिंग। जैसे कि कोर्ट में हियरिंग होती है, वैसे ही वो केस ह्यूमन राइट्स कमीशन लेता है और वो उस पे हियर करता है, आई मीन उस केस पे स्टडी करता है, ठीक है। अ, तो ह्यूमन राइट वायलेशन क्या होता है? ह्यूमन राइट्स का वायलेशन किसी भी तरीके से हो सकता है कि सपोज एक कम्युनिटी या फिर स्टेट या फिर इंडिविजुअल्स या फिर पूरे लार्जर तरीके से दूसरे ह्यूमन पर अत्याचार हो रहे हैं, वायलेंस हो रहा है, उनके अधिकारों को छीना जा रहा है, उनको डिग्निटी, एक सेल्फ रिस्पेक्ट की लाइफ जीने नहीं दिया जा रहा है, उनको अपमानित किया जा रहा है इन एनी वे, ओके। सो दिस इज ह्यूमन राइट्स वायलेशन। तो ह्यूमंस के कुछ नेचुरल राइट्स आइडेंटिफाई किए गए हैं एज फार एज द फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद तक, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी कुछ बेसिक ह्यूमन राइट्स ये दुनिया भर में आइडेंटिफाई गए हैं जहाँ पे डेमोक्रेसी है, ओके। कि ह्यूमन बीइंग के, वो जब से पैदा होते हैं उनके कुछ राइट्स होते हैं जो कोई भी नहीं छीन सकता, ना कि गवर्नमेंट, ना कि यूएनओ भी, ठीक है। ये इंश्योर करता है कि ह्यूमन लाइफ एक डिग्निटी और रिस्पेक्ट के साथ जिए, जैसे कि सबको साफ पानी पीने का अधिकार है, सबको पढ़ने का अधिकार है, सबको वोट देने का अधिकार है, ओके। सबको एकदम वायलेंट फ्री एनवायरनमेंट में रहने का अधिकार है, गर्ल्स को सेफली स्कूल से आने जाने का अधिकार है, ओके। उनकी डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट, वो अच्छे से जी सके, उसका अधिकार है। कोई भी बच्चे से काम नहीं करवा सकता जब तक वो 14 साल का ना हो जाए, स्लेवरी नहीं करवा सकते किसी के साथ भी, ओके। किसी को आप थ्रेटन नहीं कर सकते, किसी को आप किडनैप नहीं कर सकते, किसी को आप मार नहीं सकते, वायलेंट नहीं हो सकते, ओके। बूढ़े लोगों के अधिकार होते हैं अलग से। तो दीज आर द सम बेसिक राइट्स, और उसके वायलेट होने से वो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है, ठीक है। The Human Rights Declaration of the UNO, which was formed to increase cooperation among its members and to ensure a peaceful environment of world, has also emphasized the aspect of human rights. तो ऐसा क्यों emphasize किया है? यूएनओ तो बनाया गया था कि members के बीच में, यानी कि nations के बीच में cooperation और peaceful environment स्थापित हो। तो why did UNO bothered about कि human rights पे focus किया जाए? देखते हैं। The General Assembly of the UNO adopted the Human Rights Declaration on 10th December 1948 with the support of the 48 member states to secure the human rights that are essential for each individual to live a dignified human life. Okay? So this is very important. ह्यूमन लाइफ डिग्निटी के साथ जी जानी चाहिए, ना कि किसी बंदिश में या फिर किसी की स्लेवरी करके, ओके। बिकॉज हम एक इंडिविजुअल है, हमारी खुद की जिंदगी है, जैसे बोलते हैं ना, ना मुंह छुपा के जियो, ना सर झुका के जियो, ठीक है। जिंदगी अपनी है, अपने दम पर जियो। सो दिस इज द लाइन, दिस इज अ फेमस सॉन्ग, हिंदी फिल्म का सॉन्ग। तो वही बताता है कि हमें एक इंडिविजुअल को किसी से भी मुंह छुपा के जीने की जरूरत है, ना सर झुका के किसी के सामने। वो किसी का, कोई भी किसी का मालिक नहीं है, इन द मोस्ट इजिएस्ट सेंस, ओके। कोई भी किसी का मालिक नहीं है, कोई किसी को डोमिनेट या फिर अत्याचार नहीं कर सकता, ओके। हर इंडिविजुअल का एक सेल्फ रिस्पेक्ट है जो मेंटेन होना ही चाहिए। That is the reason why the day 10th December is being celebrated as the World Human Rights Day all over the world every year. So you should remember this. The Human Rights Declaration, which consists of preamble and 30 articles and mainly objectives. Firstly, the rights of the people of the world have been incorporated in the declaration. Secondly, the member states have given recognition to these rights which have been mentioned in the declaration. Okay, this is a simple fact. It is noteworthy that the human rights mentioned in the Declaration have brought certain limitations to the power and function of the member states of the UNO. Because sometimes क्या होता है, even the states or even the government can violate the rights of the individual. So अगर declaration sign किया हुआ है UNO के साथ, तो member of states यानी कि जो government है each दुनिया की, तो वो अपने सिटीजन्स के साथ अत्याचार नहीं कर सकती। बिकॉज ऑन प्रिंसिपल नो स्टेट कैन इग्नोर दिस राइट्स।
The UNO has made it clear through the Human Rights Declaration that by depriving the citizens of the country of their rights, it is not possible to secure international peace and security. Obviously, अगर citizens के right को ही अगर respect नहीं करेगी कोई भी nation, तो वो international peace and security कैसे establish होगा? Because we know the proverb that says begins at home. ओके, बहुत छोटे तल पे अगर चीजें ठीक नहीं है तो बड़े तल पे ठीक करना, इट्स लाइक बीटिंग अराउंड द बुश, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क एक्चुअली. सो जैसे बोलते हैं वोकल फॉर लोकल. अगर हम अपनी जगह में सपोज एक एनवायरमेंट का एग्जांपल दे रही हूँ, अगर हमारा ही एरिया साफ नहीं है, हमारे एरिया में पेड़ पौधे कम है, तो हाउ कैन वी एक्सपेक्ट कि पूरी दुनिया में पेड़ हो जाएंगे? ओके, फर्स्ट वी हैव टू स्टार्ट एंश्योर फ्रॉम आवर लोकेलिटी. ओके, सो सो चीजें जो बेस लेवल पे ठीक होनी चाहिए तभी जाके वो बड़े लेवल पे इम्पैक्ट करती है. सो यूएनओ ने ये समझा है और इसीलिए ही ह्यूमन राइट्स पे जोर दिया है. ठीक है. It is encouraging and praiseworthy that the UNO has taken positive steps for the citizens of the world to live a dignified life. Although the Human Rights Declaration is not a treaty, तो ये कुछ compulsory या फिर treaty नहीं है. The member states of the UNO are not bound. Nevertheless, this declaration, with the goodwill of the member of the states of the UNO, help the people of the world to make all-round development of personality. कोई चीज जब आप अपने मन से, अपनी खुशी से, अपनी इच्छा से दूसरों की भलाई के लिए करते हो तो उसको गुडविल बोलते हैं. ठीक है, तो ये गुडविल की वजह से हुआ है ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन. ये कोई ट्रीटी या फिर कोई जरूरत नहीं है, जैसे कि हम लोग ने देखा था डिसआर्मामेंट ट्रीटीज में. ओके, ये जरूरत नहीं है, लेकिन मेंबर्स ने ये आइडेंटिफाई किया कि ये करना चाहिए. ओके, इस पे स्ट्रेस देना चाहिए. तो इंडिया ने क्या किया है? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन बनाया गया है. In 1966, the UNO adopted a resolution and sought suggestions from all its member states regarding the formation of Human Rights Commission in the respective states. In 1970, the Human Rights Commission of the UNO pursued the issue of forming Human Rights Commission in all the member states seriously, and according the UN proposal in this regard was put forward to all the member states. Again in June 1993, in the Human Rights Commission's conference held in Vienna, the issue of forming Human Rights Commission in each of the UN member states was reiterated. As a result, such Human Rights Commission was formed in the member states to secure and protect human rights in the respective states. तो फिर ये हिस्ट्री बताई गई है कि कैसे मेंबर स्टेट्स में भी अपने अपने ह्यूमन राइट्स कमीशन बनाए गए. ओके, यूएनओ के लेवल पर था ही, तो कैसे मेंबर नेशंस के लेवल पे भी बनाया गया. तो ये हिस्ट्री है, ये आप लोग पढ़ लेना एग्जाम में, मे बी इट कैन बी आस्क्ड. On 28 September 1993, the President of India, through an ordinance, formed Human Rights Commission in India. Okay. ऑर्डिनेंस आप जब पॉलिटिकल साइंस में, तो आप ऐसे समझ लो, ऑर्डिनेंस इट इज नॉट पास्ड बाय द पार्लियामेंट, इट इज डायरेक्टली पास्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ओके, तो कोई भी लॉ बनाने के लिए कोई भी लॉ बनता है जब इंडिया में, ओके, तो वो पार्लियामेंट के थ्रू जाना पड़ता है, डिस्कशंस के थ्रू जाना पड़ता है. वो बिल रखते हैं, उसके बाद जब पार्लियामेंट में पास हो जाता है, बोथ पार्लियामेंट में इंडिया के, उसके बाद प्रेसिडेंट के पास जाता है, तो उसमें जब सिग्नेचर लग जाता है तो वो बिल लॉ बन जाता है, वो एप्लीकेबल हो जाता है तब से. लेकिन कभी कभी क्या होता है, इन सम सिचुएशन पार्लियामेंट में डिस्कशन क्या होता है, वो लेंदी प्रोसेस है पार्लियामेंट का डिस्कशन होना. ठीक है, पार्लियामेंट में वोटिंग डलती है, डिस्कशन होता है, डिबेट होता है, तो वो थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है. तो कभी कभी शॉर्टकट में 3-6 महीने के लिए, तो प्रेस इस कॉन्स्टिट्यूशन में राइट दिया गया है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, कि प्रेसिडेंट अपने आप से एक ऑर्डिनेंस बना सकता है. ओके, यानी कि लॉ ला सकता है, जो कि बाद में पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करा के सही तरीके से किया जा सकता है, लेकिन उसको ऑर्डिनेंस बोलते हैं जब प्रेसिडेंट अपनी तरफ से लाते हैं जल्दी में. ठीक है, तो ये ऑर्डिनेंस लाया गया था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 28 सितंबर 1993, and it formed National Human Rights Commission in India on December 18 in the same year. A bill was tabled in the parliament in place of the ordinance. ठीक है, जैसे कि मैंने बोला, ये 3 महीने ऑर्डिनेंस ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए रहेगा. जो इन कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोसेस दिया गया है कि पार्लियामेंट के थ्रू ही लॉ बनता है, तो वो एप्लीकेबल होता है, इसलिए ऑर्डिनेंस का लाइफ टाइम दिया गया है 3 या 6 महीने. ओके, तो इसलिए तब उस दौरान तक पार्लियामेंट में लाना पड़ता है इस बिल को. तो यही बताया गया है इसमें. On 8 January 1994, the president gave his consent on the bill and the same became an act or law.
The same act is known as the Human Rights Protection Act 1993. In accordance with this, National Human Rights Commission, state human rights commissions have been also been set up in the provinces. ठीक है, तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन हो गया इंडिया के लेवल पे, और इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स में भी स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन है। असम में भी स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन है, जो कि जिसका हेडक्वार्टर गुवाहाटी में है। ओके, द चेयरमैन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन शुड बी, तो कंपोजिशन के बारे में बताया गया है कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में कौन कौन से मेंबर्स होते हैं। तो a retired Chief Justice of the Supreme Court, among other members are, one member is either a serving or retired judge of the Supreme Court, another member is either a serving Chief Justice of any High Court or retired Chief Justice of High Court, and two members are from those having knowledge and experience on human rights activities as activists. In addition, the chairman of the National Minority Commission, the chairman of the Scheduled Caste and Scheduled Tribes National Commission, and the chairman of National Women's Commission shall be the members of the National Human Rights Commission. तो these commission already constitution की तरफ से इंडिया में है। ओके, तो माइनॉरिटी हो गया, जो भी माइनॉरिटी रिलीजन या कम्युनिटी के लिए, और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए भी एक नेशनल कमीशन है, फिर वुमेन लोगों के लिए भी एक है ऑलरेडी। तो दीज आर द एक्चुअली दीज आर सम वल्नरेबल ग्रुप्स इंडिया में। ओके, तो जिनके ऊपर ह्यूमन राइट्स का वायलेशन ज्यादा होता है, देखा गया है, तो इनके प्रोटेक्शन के लिए पहले कमीशंस बनाए गए थे। तो इनके मेंबर्स भी अभी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशंस में के भी मेंबर है। ओके, the President of India appoints all the members of the Commission for 5 years. The Commission shall take up all the human rights violation cases in India, and after proper scrutiny and review, it shall submit its report to the government for necessary action. On the whole, the National Human Rights Commission must play the role of a sentinel so far the human rights are concerned. Sentinel means watcher, those who is watching की सही हो रहा है या गलत हो रहा है, मतलब सही का साथ देने के लिए जो वॉच करता है वही। ठीक है, तो yeah, this was about Human Rights Commission. So these are some other important international organization apart from UNO. So these are the list, these are the headquarters international organization. You can go through it and memorize it. Okay.